सर, ये समीकरण गलत है। आप गलत पढ़ा रहे हैं। मुंबई की सुबह दो अलग अलग रंगों में उगती है। एक तरफ दक्षिण मुंबई की गगनचुंबी इमारतें, जहां सूरज की किरणें कांच की खिड़कियों से टकराकर चमकती हैं, और दूसरी तरफ धारावी की संकरी गलियां, जहां सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। इंपीरियल साइंस एकेडमी शहर का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल था। यहाँ की दीवारें ऊंची थीं, गेट पर सख्त पहरा था, और अंदर की दुनिया बाहर की धूल और शोर से पूरी तरह सुरक्षित थी। सुबह के 8 बज रहे थे। मर्सिडीज और ऑडी जैसी कारों की लंबी कतार स्कूल के गेट पर लगी थी। बच्चे अपनी इस्त्री की हुई बेदाग नीली यूनिफॉर्म पहने, महंगे बैग टांगे, अंग्रेजी में बातें करते हुए अंदर जा रहे थे। उनके चेहरों पर एक अलग सा आत्मविश्वास था। वह आत्मविश्वास जो सुरक्षा और संपन्नता से आता है। लेकिन इसी स्कूल की चारदीवारी के ठीक पीछे, जहां स्कूल का पिछला हिस्सा और शहर का कचरा घर मिलता था, वहां एक अलग दुनिया थी। वहां 14 साल का आर्यन खड़ा था। आर्यन के शरीर पर एक मैली सी टी शर्ट थी, जो शायद किसी अमीर बच्चे ने रंग फीका पड़ने पर फेंक दी होगी। उसके कंधे पर प्लास्टिक का एक भारी बोरा था। उसके पैर नंगे थे और एड़ियों में दरारें थीं। लेकिन अगर आप उसकी आंखों में देखते तो आप उसकी गरीबी भूल जाते। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, वे स्थिर थीं, गहरी थीं, और उनमें एक निरंतर चलने वाली गणना दिखाई देती थी। आर्यन कचरा बीनने वाला था। उसका काम था सुबह 5 बजे उठना, पूरे शहर का कचरा छानना, प्लास्टिक की बोतलें और धातु के टुकड़े अलग करना, और शाम को उन्हें कबाड़ी को बेचकर 50-60 रुपये कमाना। लेकिन आर्यन के लिए यह कचरा सिर्फ कचरा नहीं था। जब वह किसी मुड़ी हुई प्लास्टिक की बोतल को देखता तो उसे उसमें ज्यामितीय वक्र दिखते। जब वह टीन के डिब्बों को एक के ऊपर एक रखता तो उसे उसमें समानांतर श्रेणी नजर आती। उसके लिए पूरी दुनिया एक गणितीय समीकरण थी। रोज सुबह 8 बजे वह अपना काम रोककर स्कूल की पिछली दीवार के पास एक टूटी हुई ईंट पर खड़ा हो जाता। वहां लोहे की ग्रिल से क्लासरूम नंबर 12 का ब्लैक बोर्ड साफ दिखाई देता था। यह उसकी अपनी गुप्त कक्षा थी, बिना फीस, बिना यूनिफॉर्म और बिना पहचान की कक्षा। प्रोफेसर खुराना और मिलेनियम प्रॉब्लम। कक्षा 12 ए में सन्नाटा था। यह स्कूल का सबसे होनहार बैच था, जिसमें शहर के सबसे रईस और बुद्धिमान बच्चे पढ़ते थे। क्लास में दाखिल हुए प्रोफेसर विक्रम खुराना। प्रोफेसर खुराना IIT गोल्ड मेडलिस्ट थे और गणित की दुनिया में एक जाना माना नाम थे। वे सख्त थे, अनुशासन प्रिय थे और गणित को धर्म मानते थे। आज उनका मूड कुछ अलग था। उनके हाथ में चौक नहीं, बल्कि एक पुराना रजिस्टर था। उन्होंने क्लास की तरफ देखा और कहा, गणित रटने का विषय नहीं है, यह ब्रह्मांड की भाषा है। आज मैं तुम्हें वह दिखाने जा रहा हूं जो तुम्हारी किताबों में नहीं है। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किया। यह कोई साधारण सवाल नहीं था। यह नेवियर स्टोक्स समीकरण का एक जटिल रूप था, जो द्रव गति विज्ञान से जुड़ा था। यह दुनिया की 7 सबसे कठिन मिलेनियम प्राइज प्रॉब्लम्स में से एक से प्रेरित था। समीकरण शुरू होकर पूरे बोर्ड पर फैल गया। लिखने के बाद प्रोफेसर खुराना मुड़े। उनकी उंगलियां चौक की धूल से सफेद थीं। यह सवाल उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, मैंने अपने PhD के दिनों में हल करने की कोशिश की थी। मुझे 6 महीने लगे थे। यह सवाल सिर्फ लॉजिक नहीं, बल्कि इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान मांगता है, जो इसे कल सुबह तक हल कर पाएगा। मैं वादा करता हूं, मैं खुद सिफारिश करके उसे सीधे राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भेजूंगा। क्लास का टॉपर रोहन, जो हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता पर इतराता था, उसने सवाल को देखा और पेन नीचे रख दिया। सर, यह आउट ऑफ सिलेबस है। यह तो कॉलेज लेवल का भी नहीं है, यह रिसर्च लेवल का है, रोहन ने शिकायत भरे लहजे में कहा। प्रोफेसर खुराना ने उसे घूर कर देखा। गणित का कोई सिलेबस नहीं होता रोहन, यह अनंत है, कोशिश करो। घंटी बजी, क्लास खत्म हुई, बच्चे बाहर निकलने लगे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर उस सवाल का खौफ था। किसी ने उसकी फोटो खींची, किसी ने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर ने हार मान ली थी। बाहर ग्रिल के पीछे छिपा आर्यन सब देख रहा था। उसने अपनी सांसें रोक रखी थीं। उसने आज तक ऐसा सुंदर समीकरण नहीं देखा था। उसके लिए वह डरावना नहीं था, वह किसी पेंटिंग जैसा खूबसूरत था। वह इंटीग्रल के निशान को देखता रहा। उसके दिमाग में संख्याएं नाचने लगी। उसे भूख लगी थी। सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन इस सवाल को देखकर उसकी भूख मिट गई। उसे एक अजीब सी प्यास महसूस हुई, इसे सुलझाने की प्यास। अंधेरे में रोशनी की लकीरें। रात के 10 बज चुके थे। मुंबई की झोपड़पट्टी काला नगर में अंधेरा छाया हुआ था। यहां बिजली अक्सर नहीं होती थी। आर्यन की खोली यानी झोपड़ी
6 गुणा 6 फुट की थी, छत टिन की थी जो दिन में भट्टी की तरह तपती और रात में ठंडी हो जाती। कोने में उसकी माँ जो बीमारी से ग्रसित थी खांस रही थी। आर्यन सो जा बेटा, कल जल्दी काम पर जाना है। हाँ माँ, बस थोड़ी देर, आर्यन ने जवाब दिया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा मोमबत्ती का टुकड़ा निकाला और जलाया। उसकी रोशनी मध्यम थी, लेकिन आर्यन के लिए काफी थी। उसने अपनी झोपड़ी की पिछली दीवार को साफ किया। यह दीवार ही उसकी कॉपी थी। सालों से वह इसी दीवार पर कोयले से सवाल हल करता आ रहा था। जब जगह भर जाती तो वह गीले कपड़े से पोंछ देता और फिर से लिखता। उसने अपनी जेब से वह कागज का टुकड़ा निकाला जिस पर उसने दोपहर में कचरे के कागज पर स्कूल का सवाल उतारा था। उसने दीवार पर कोयले का टुकड़ा रखा। सवाल द्रव का प्रवाह और समय के साथ उसका बदलाव। आर्यन ने आंखें बंद कीं। उसे स्कूल की किताबें नहीं पता थीं। उसे फॉर्मूले के नाम नहीं पता थे। उसे नहीं पता था कि लैग्रांजियन क्या है या हैमिल्टोनियन क्या है, लेकिन उसे पैटर्न पता थे। उसने बहते हुए नाले के पानी को देखा था, कैसे गंदा पानी पत्थर से टकराकर मुड़ता है। उसने हवा में उड़ते हुए धुएं के छल्लों को देखा था। उसने प्रकृति में छिपे गणित को महसूस किया था। श्रीनिवास रामानुजन की तरह आर्यन के लिए भी गणित तर्क से ज्यादा एक करते हुए ये खा था, आध्यात्मिक अनुभव था। उसने लिखना शुरू किया। दीवार काली थी, कोयला भी काला था, लेकिन खुरच कर जो निशान बनते थे वे आर्यन को साफ दिखते थे। पहला स्टेप गलत, उसने मिटाया। दूसरा तरीका, यहां फ्लो रुक रहा है, फिर मिटाया। रात के 2 बज गए। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था। मच्छर काट रहे थे। पेट में भूख की ऐंठन हो रही थी, लेकिन उसका हाथ नहीं रुका। अचानक उसे एक लिंक दिखा, एक ऐसा पैटर्न जो शायद प्रोफेसर ने भी क्लास में नहीं बताया था। उसने पारंपरिक तरीके छोड़ दिए और अपना खुद का तरीका इजाद किया। उसने संख्याओं को तोड़ा, उन्हें मोड़ा और एक नई दिशा में ले गया। सुबह के 4 बजे अजान की आवाज आने से ठीक पहले आर्यन पीछे हटा। दीवार पर सवाल का हल मौजूद था। यह किताबी हल नहीं था, यह कच्चा, सीधा और आश्चर्यजनक रूप से छोटा हल था। हो गया। वह बुदबुदाया। उसकी आंखों में विजय की चमक थी जो किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती थी। अगली सुबह स्कूल खुलने से पहले ही आर्यन पहुंच गया। चौकीदार अभी अपनी कुर्सी पर ऊँघ रहा था। आर्यन स्कूल की पिछली दीवार के उस हिस्से को जानता था जहां ईंटें थोड़ी बाहर निकली थीं। वह किसी बिल्ली की तरह फुर्ती से चढ़ा और अंदर कूद गया। कैंपस खाली था। पक्षियों की चहचहाहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। वह दौड़ता हुआ कॉरिडोर से गुजरा और क्लास 12A में पहुंचा। दरवाजा खुला था। सामने ब्लैकबोर्ड पर कल का अधूरा सवाल अब भी लिखा था। आर्यन ने एक चौक उठाया। चौक पकड़ते ही उसके हाथों में एक सिहरन दौड़ गई। यह कोयला नहीं था, यह असली चौक था। उसने बोर्ड के खाली हिस्से पर अपना हल लिखना शुरू किया। उसकी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन तर्क लोहे की तरह मजबूत। उसने 15 स्टेप्स के सवाल को मात्र 6 स्टेप्स में समेट दिया था, एक नई थ्योरम का उपयोग करके जिसे उसने खुद रात में खोजा था। उसने नाम नहीं लिखा, बस अंत में एक छोटा सा अनंत का चिन्ह बनाया, चौक रखा और खिड़की से कूदकर भाग गया। उसे डर था, पकड़े जाने का डर नहीं, बल्कि अपनी दुनिया की सच्चाई सामने आने का डर। सुबह 9 बजे प्रोफेसर खुराना क्लास में आए। बच्चे अपनी कॉपियां लेकर तैयार थे, हालांकि किसी का भी जवाब पूरा नहीं था। प्रोफेसर की नजर बोर्ड पर पड़ी, वे रुक गए। क्लास में सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर धीरे धीरे बोर्ड के पास गए। उन्होंने चश्मा ठीक किया। वे एक लाइन पढ़ते गए। उनकी भौहें सिकुड़ गईं, फिर फैल गईं और फिर उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। यह, उनकी आवाज कांपी। यह किसने किया? पूरी क्लास चुप। मैं पूछ रहा हूं, यह किसने लिखा है? एक छात्र ने डरते हुए कहा। प्रोफेसर खुराना ने डस्टर उठाया, लेकिन उसे मिटाया नहीं। वे जानते थे कि बोर्ड पर जो लिखा है वह सामान्य नहीं है। उसमें एक जीनियस की छाप थी। वह तरीका वह किताबों में नहीं था, वह मौलिक था। यह किसी छात्र का काम नहीं हो सकता। प्रोफेसर बड़बड़ाए, लेकिन कोई प्रोफेसर भी ऐसा नहीं सोचेगा। यह एकदम शुद्ध है। अगले 3 दिनों तक प्रोफेसर खुराना ने एक जाल बिछाया। उन्होंने रोज बोर्ड पर एक नया और कठिन सवाल लिखा। अगले दिन रीमैन हाइपोथेसिस से जुड़ा 1 नंबर थ्योरी का सवाल। परिणाम सुबह बोर्ड पर हल मौजूद था, इस बार और भी ज्यादा सफाई से। तीसरे दिन टोपोलॉजी का एक उलझा हुआ प्रश्न। परिणाम फिर से सही हल। पूरे स्कूल में भूतिया गणितज्ञ की अफवाह फैल गई। कोई कहता स्कूल में आत्मा है, कोई कहता कोई एलियन है, लेकिन प्रोफेसर खुराना वैज्ञानिक थे। वे जानते थे कि यह कोई इंसान है और वह इसी स्कूल के आसपास है। चौथी रात प्रोफेसर खुराना घर नहीं गए। उन्होंने क्लासरूम में एक CCTV कैमरा छिपा दिया।
और खुद स्टाफ रूम में लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठ गए। रात के 2 बजे स्क्रीन पर हलचल हुई। खिड़की से एक दुबला पतला छायादार आकृति अंदर आई। फटे हुए कपड़े बिखरे बाल। वह लड़का बोर्ड के पास गया। उसने चौक उठाया। प्रोफेसर खुराना की आंखें फटी रह गईं। एक कचरा बीनने वाला। वे तुरंत कुर्सी से उठे और क्लासरूम की तरफ दौड़े। जब वे क्लास में पहुंचे, आर्यन मगन होकर लिख रहा था। वह इतना खोया हुआ था कि उसे प्रोफेसर के आने की आहट भी नहीं मिली। रुको, प्रोफेसर ने आवाज दी। आर्यन कांप गया। उसके हाथ से चौक गिर गया। वह मुड़ा और प्रोफेसर को देखकर सहम गया। उसकी आंखों में वो पुराना डर लौट आया। मार खाने का डर, भगा दिए जाने का डर। वो खिड़की की तरफ भागा। भागना मत, प्रोफेसर ने शांति से लेकिन दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। बस मुझे यह बताओ, यह स्टेप तुमने यहां फूरियर ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल क्यों किया? आर्यन रुक गया। सवाल ने उसे रोक लिया। गणित उसके डर से बड़ा था। उसने धीरे से अपनी कांपती आवाज में कहा, क्योंकि साहब, अगर वहां वो नहीं लगाएंगे तो लूप बंद नहीं होगा, संख्या हवा में लटक जाएगी। प्रोफेसर खुराना सन्न रह गए। यह लड़का कन्वर्जेंस की बात कर रहा था, बिना यह जाने की तकनीकी शब्द क्या है। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन। तुम कहां पढ़ते हो? आर्यन ने सिर झुका लिया। कहीं नहीं साहब, मैं कचरा बीनता हूं। प्रोफेसर खुराना आर्यन को पकड़कर प्रिंसिपल के पास नहीं ले गए। वे उसे उसके घर ले जाने की जिद करने लगे। वे देखना चाहते थे कि यह प्रतिभा कहां पल रही है। जब प्रोफेसर काला नगर की झुग्गियों में पहुंचे तो उन्हें अपनी नाक पर रुमाल रखना पड़ा। गंदगी, बदबू और तंग गलियां। जब उन्होंने आर्यन की झोपड़ी देखी और उसके अंदर की काली दीवार देखी जो कोयले के समीकरणों से भरी थी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह दीवार किसी मंदिर से कम नहीं थी। यहां रामानुजन की आत्मा बसती थी। आर्यन, प्रोफेसर ने भारी मन से कहा, तुम जानते हो तुम क्या हो आर्यन? चुप रहा। तुम एक गणितज्ञ हो और तुम्हारी जगह यहां नहीं, वहां है। उन्होंने स्कूल की तरफ इशारा किया, लेकिन राह आसान नहीं थी। जब प्रोफेसर खुराना ने स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के सामने प्रस्ताव रखा कि एक कचरा बीनने वाले बच्चे को मुफ्त में एडमिशन दिया जाए, तो हंगामा मच गया। इंपीरियल एकेडमी में असंभव ट्रस्टी ने कहा, यहां मंत्रियों और कौन खरखेंगे, उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते हैं, एक कचरे वाला उनके साथ बैठेगा, पेरेंट्स विरोध करेंगे, स्कूल की बदनामी होगी। बदनामी। प्रोफेसर खुराना का चेहरा लाल हो गया। अगर हम इस हीरे को सड़क पर छोड़ देंगे तो वह हमारी शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा कलंक होगा सर। टैलेंट जात या औकात नहीं देखता। काफी बहस के बाद एक शर्त रखी गई, खुली चुनौती यानी ओपन चैलेंज। आर्यन को पूरे स्कूल के सामने ऑडिटोरियम में एक लाइव टेस्ट देना होगा। सवाल बाहर के प्रोफेसर सेट करेंगे। अगर वह पास हुआ तो एडमिशन मिलेगा, अगर फेल हुआ तो प्रोफेसर खुराना को अपना इस्तीफा देना होगा। परीक्षा का दिन आ गया। स्कूल का विशाल ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। छात्र, शिक्षक और कुछ आमंत्रित गणितज्ञ मौजूद थे। मंच पर एक बड़ा व्हाइट बोर्ड था। आर्यन को एक साफ लेकिन थोड़ी ढीली यूनिफॉर्म पहनाई गई थी जो प्रोफेसर खुराना ने खरीदी थी। वह मंच के कोने में खड़ा कांप रहा था। हजारों आंखें उसे घूर रही थीं। उसे लग रहा था जैसे वह नंगा खड़ा है। भीड़ में से आवाजें आ रही थी, देखो यही है वो कचरे वाला। क्या ये सच में सॉल्व कर पाएगा या कोई ट्रिक है? तभी मंच पर आईआईटी बॉम्बे के एक वरिष्ठ प्रोफेसर आए। उन्होंने माइक लिया। आज हम एक अजीब प्रयोग देखने जा रहे हैं। मैं इस बच्चे को 3 सवाल दूंगा। ये सवाल 12वीं कक्षा के नहीं बल्कि बीएससी फाइनल ईयर स्तर के होंगे। पहला सवाल बोर्ड पर लिखा गया, कैलकुलस का एक मुश्किल सवाल। आर्यन ने मार्कर उठाया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने भीड़ की तरफ देखा। उसे लगा वह गिर जाएगा। तभी उसकी नजर पहली पंक्ति में बैठे प्रोफेसर खुराना पर पड़ी। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची और हवा में लहराई जैसे कह रहे हों, लड़ो। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने भीड़ को देखना बंद कर दिया। उसने सिर्फ बोर्ड को देखा। जैसे ही उसका ध्यान संख्याओं पर गया, शोर गायब हो गया। एक्स, वाई, पाई और अनंत के चिन्ह सब उसके दोस्त थे। उसने लिखना शुरू किया। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 2 मिनट में सवाल। हल हॉल में सन्नाटा। दूसरा सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आर्यन ने इसे और भी तेजी से हल किया। उसने एक ऐसा शॉर्टकट इस्तेमाल किया जिसे देखकर आईआईटी के प्रोफेसर भी चौंक गए। अब बारी थी तीसरे और आखिरी सवाल की। यह सवाल था रामानुजन की अनंत श्रृंखला यानी इन्फिनिट सीरीज को सिद्ध करना। यह बेहद कठिन था। आर्यन रुका। वह बोर्ड को देखता रहा। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। फंस गया, अब नहीं होगा। आर्यन की आंखें बंद थीं। वह अपनी झोपड़ी की दीवार को याद कर रहा था। उसने यह पैटर्न पहले देखा था। हाँ,
कचरे के ढेर में पड़े एक पुराने पंखे के स्पाइरल में प्रकृति का नियम। उसने आंखें खोली। इस बार उसने समीकरण को गणित की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह लिखा। बाएं से दाएं संख्याएं बहने लगीं। जब उसने अंतिम उत्तर लिखा तो उसने मार्कर नीचे रख दिया। एक पल के लिए पूरा हॉल शांत रहा, इतना शांत कि घड़ी की टिक टिक सुनी जा सकती थी। फिर आईआईटी के प्रोफेसर अपनी सीट से खड़े हुए। उन्होंने धीरे धीरे ताली बजानी शुरू की। फिर प्रोफेसर खुराना खड़े हुए, फिर प्रिंसिपल, और देखते ही देखते पूरा ऑडिटोरियम वेले, अमीर बच्चे व घमंडी ट्रस्टी सब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। आर्यन की आंखों से आंस बह निकले। यह खुशी के आंसू नहीं थे, यह मुक्ति के आंसू थे। सालों की घुटन, अपमान और भूख आज उन तालियों की गड़गड़ाहट में बह गई थी। उस शाम जब आर्यन स्कूल से बाहर निकला तो वह खाली हाथ नहीं था। उसके हाथ में स्कूल का आईडी कार्ड और किताबों का एक बैग था। वह अपनी पुरानी जगह पर गया जहां उसका कचरे का बोरा पड़ा था। उसने बोरे को देखा, फिर अपने आईडी कार्ड को। उसने बोरे को वहीं छोड़ दिया। प्रोफेसर खुराना उसके पीछे आए। आर्यन, उन्होंने कहा, घर छोड़ दूं? नहीं सर। आर्यन मुस्कुराया। आज मैं दौड़कर जाना चाहता हूं। मां को बताना है कि उनका बेटा अब कूड़ा नहीं ज्ञान बीनेगा। वास्तविक तथ्य, यह कहानी सिर्फ कल्पना नहीं है। भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं। एक श्रीनिवास रामानुजन, उन्होंने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के सिर्फ एक पुरानी किताब के सहारे गणित के ऐसे सूत्र खोजे जो आज भी ब्लैक होल्स को समझने में काम आते हैं। आर्यन की तरह वे भी गरीबी से लड़े थे। दो वशिष्ठ नारायण सिंह, बिहार के एक गरीब परिवार से निकले महान गणितज्ञ, जिन्होंने नासा में काम किया और आइंस्टीन के सिद्धांतों को चुनौती दी थी। मानसिक बीमारी और गरीबी ने उन्हें बाद में तोड़ दिया, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी से सिद्धांतों के साथ कर दे वो